इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बखरी बुजुर्ग गांव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान बालेश्वर शाह के रूप में हुई है। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत होने का गंभीर आरोप लगाया। मृतक के बेटे बबलू शाह ने यह बताया कि 1 जनवरी को उसके पिता ने शराब पी थी, जो ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से मंगाई गई थी। अब देखिए, शराब पीने के बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। हालांकि परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही बालेश्वर शाह का अंतिम संस्कार कर दिया। अब इस घटना के बाद मृतक के बेटे बबलू शाह की भी तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में परिजनों का दावा है कि जहरीली शराब के असर से उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई। फिलहाल बबलू शाह को देखिए समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। एसडीओ और एएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अरविंद शाह जो उनके गोतिया लगते हैं, पड़ोसी हैं, उनसे शराब मंगवाए थे और उसका ऑनलाइन पेमेंट भी किए थे। मोबाइल के माध्यम से जो है उसको पैसा दिए हैं, जो एविडेंस दिखाए हैं। उसमें 4 फ्रूटी टाइप का ऑफिसर चॉइस मंगाए थे, जिसमें से 2 बबलू शाह लिए और 1 इनके फादर लिए। 1 तारीख के रात में तबीयत खराब हुई तो गैस समझ करके अपना इलाज स्वयं कराए। 2 तारीख को दोनों अपना घर पर रहे और 2 तारीख की रात में फिर से तबीयत जब खराब हुई तो दोनों जो है ये लेकर के समस्तीपुर में डॉक्टर के यहाँ इलाज कराए और फिर वहाँ से ये इलाज कराने हेतु चले गए पटना। और इनके फादर का देहांत हो गया, जैसा कि ये बताए हैं, और उनका दाह संस्कार भी इनका परिवार वाले कर दिए। इस क्रम में पुलिस को कोई सूचना नहीं दिए। आज इनकी बबलू शाह की जो है पत्नी आके थाना को सूचना दी और हम लोग के द्वारा बबलू शाह का भी स्टेटमेंट लिया गया है। वही स्टेटमेंट है जो राधा देवी जो बताया गया है। तत्काल संज्ञान पुलिस ली है, केस दर्ज किया जा रहा है और जो प्रदर्श है वहाँ घटनास्थल से जब्त किया जा रहा है। तत्काल एफएसएल की टीम को बुलाई गई है। इस शिकायत के आधार पर ये कांड दर्ज किया जा रहा है। अब आगे अनुसंधान में ये तथ्य आएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, और इनको कहना है कि थोड़ा आँख की रोशनी कम हुई है, तो उसका भी जांच किया जाएगा। बढ़ते खबरों में आगे, अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन की खबर मिल रही है। एक दुखद खबर है, बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन हो गया। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, न्यूयॉर्क के अस्पताल में बेटे का निधन हुआ और यहां पर स्कीइंग के दौरान यह हादसा हुआ है। अनिल अग्रवाल ने एक भावुक पोस्ट लिखा और उन्होंने ये लिखा कि मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन है। अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन की खबर इस वक्त मिल रही है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, उनके बेटे का निधन हो गया है। ये देखिए, एक बड़ा ही भावुक पोस्ट अनिल अग्रवाल ने शेयर किया है इसे, और इसके बाद बता दें आपको, सभी लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि न्यूयॉर्क के अस्पताल में बेटे का निधन हुआ है। दरअसल स्कीइंग के दौरान ये हादसा हुआ। अनिल अग्रवाल ने इसके बाद एक भावुक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे जीवन का ये सबसे दर्दनाक दिन है। ये देखिए, बेटे के निधन पर भावुक पोस्ट, और जो पोस्ट में उन्होंने लिखा है, बड़ा ही भावुक तरीके से उन्होंने लिखा है कि आज मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन है। मेरे अग्निवेश, मेरा 49 साल का बेटा आज हमारे बीच नहीं रहा और एक बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए, ये दुख की बात है। और उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन का सबसे ये दर्दनाक दिन है। बड़ा ही भावुक पोस्ट अनिल अग्रवाल ने लिखा है। दरअसल अपने दोस्तों के साथ में अमेरिका में स्कीइंग करने के लिए गया हुआ था अग्निवेश। वहाँ पर दुर्घटना का शिकार हो गया। वो माउंट यहाँ पर सनाई हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में ठीक हो रहा था। हमें लगा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने लिखा है कि हमारा बच्चा हमें छोड़कर चला गया।
तो अनिल अग्रवाल ये लिख रहे हैं कि मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक दिन है, तुम्हारे बिना जिंदगी हमेशा अधूरी रहेगी। उद्योगपति अनिल अग्रवाल के बेटे के निधन के बाद बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन और उसके बाद ये भावुक पोस्ट लिखा है, उन्होंने शेयर किया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे चाईबासा की। चाईबासा से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दंतैल हाथी के हमले से देखिए एक महिला घायल हो गई है। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। कुल 17 लोगों की मौत हुई है। हाथी के हमले से घायल बच्चा गंभीर हालत में, उसका इलाज चल रहा है। बता दें आपको कि दंतैल हाथी जमकर उत्पात मचा रहा है। यह हाथी अब सीरियल किलर बन चुका है क्योंकि इस हाथी ने अब तक कई लोगों की जान ले ली है और कई लोग तो घायल हुए हैं। ये खबर चाईबासा से एक बार फिर से मिल रही है, जहां पर दंतैल हाथी के हमले से एक महिला के घायल होने की खबर मिल रही है। उससे पहले कई लोगों की जान इस हाथी ने ले लिया है। इलाज के दौरान मौत की खबर मिल रही है। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई और हाथी के हमले से कुल 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हाथी के हमले से घायल बच्चा जो है वो घायल हुआ और गंभीर अवस्था में उसकी इलाज अस्पताल में कराई जा रही है। हाथी के हमले से कुल 17 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल मिट्टी के घर होते हैं और ऐसे में मिट्टी के घर को ध्वस्त कर पाना हाथी के लिए बड़ा ही आसान होता है। और बता दें आपको, इस हाथी को ट्रेस करने के लिए बंगाल से स्पेशल टीम बुलाई गई है, लेकिन अभी तक हाथी को ट्रेस नहीं किया जा सका है। और वन विभाग की टीम भी लगातार कोशिश कर रही है कि इस हाथी को पकड़ा जा सके, ट्रैंकुलाइज किया जा सके, लेकिन अभी तक वन विभाग नाकाम है और ऐसे में लोग परेशान हैं, दहशत में हैं। हर रोज ऐसी घटना सामने आ रही है जहां पर एक दो, कभी पूरा परिवार, कभी परिवार के कुछ सदस्य जो है वो इस हाथी द्वारा या तो घायल हो रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। तो अब तक लगभग 6-7 दिनों में 17 लोगों की जान इस हाथी ने ले लिया है। हाथियों के आने जाने का रास्ता हालांकि बताया जा रहा है कि देखिए, अब आबादी वाले क्षेत्र में हाथी क्यों आते हैं उसके बारे में आपको बताएं तो पुराने रास्तों में इंसानी बस्ती बन जाने के कारण हाथी को अब समझ नहीं आता है कि जाएं किधर। साल भर उगाई जाने वाली फसलों से आकर्षित भी होते हैं हाथी और ऐसे में वो रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं जहां पर लोग रहते हैं। बाहर से अभी फिलहाल हमारे साथ बंगाल का एक्सपर्ट टीम है जो महौत है और एलिफेंट ड्राइवर्स है, और वाइल्ड लाइफ SOS जो दिल्ली बेस्ड NGO है, दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग टुवर्ड्स झारखंड। और कियोंझर का टीम भी आ चुके हैं। वनतारा का टीम से भी हमारा बात हो चुका है, वो दे आर ऑल्सो कमिंग। तो हम लोग को चारों ओर से बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल एक्सपर्टीज का डिमांड किया हुआ है। और अपने वन विभाग के प्रति हम लोग बहुत नाराजगी जताएंगे और आंदोलन भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह हर गांव में जान लेना, हर दिन जान ले रहे हैं गरीब परिवार के लोग या तो किसी का भी परिवार के लोग, रास्ता में कोई रात में जा रहे हैं उनका भी जान जा सकता है। इसलिए वन विभाग को अभी हम कहना चाहेंगे कि आप लोग इसको किसी तरह रोकिए, नहीं तो कल और परसों तक में आप लोग यदि इसको नहीं रोकते हैं तो हम लोग आंदोलन में उतर जाएंगे। 7 दिन 17 मौत 7 घायल, आतंक का खात्मा कब होगा ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। लगातार 1 जनवरी से वहां पर हाथी ने कई लोगों की जान ली। 1 जनवरी को मुफस्सिल और टोंटो क्षेत्र में 3 ग्रामीणों की हाथी ने जान ले ली। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे अब सुपौल की। देखिए, एक टिकट पर 2 खेल तो आपने खूब सुना होगा, पर एक सर्टिफिकेट पर 2 लोगों को नौकरी शायद ही आपने सुनी होगी। ये बिहार में ही संभव है। जो यहाँ पर देखिए, सुपौल के त्रिवेणीगंज नगर परिषद की कुर्सी पर बैठी संगीता कुमारी यादव की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। आरोप यह है कि नेपाल की रहने वाली इस महिला ने पहचान बदली, पिता बदला, जन्मस्थली बदली और जन्मतिथि जो है वो बदल दी और इसके बाद आपको बताते चले कि दस्तावेज भी बदल दिए और फिर बिहार में सरकारी शिक्षिका बन गई। उसके बाद सीधे नगर परिषद की चेयरमैन बन गई। और अब जब परतें खुल रही हैं तो सवाल सिर्फ एक महिला पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर उठ रहे हैं। अब इस सनसनीखेज मामले का खुलासा देखिए RTI कार्यकर्ता और जनसुराज के नेता अनिल कुमार सिंह ने किया है। इतना ही नहीं, संगीता पर आरोप ये भी है कि उसने जाति और आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने पति को ही पिता का नाम दे दिया। पिछले साल हुए SIR में जब वो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकी तो वोटर लिस्ट से उसका नाम कट गया। अब इन सारे आरोपों के बाद में संगीता यादव ने भी RTI कार्यकर्ता को चुनौती दी है और कोर्ट में जाने तक की चुनौती दे डाली है। जो विदेशी नागरिक है, नेपाल की रहने वाली है,
वह बिहार में भारत में आकर के बिना भारत की नागरिकता प्राप्त किए बिना गलत ढंग से मतदाता सूची में नाम ढुका करके वह पहले बिहार आती है और वहाँ पर एक शिक्षिका के रूप में नौकरी भी करती है गलत ढंग से दूसरे के नाम पर। बाद में जब 7 साल नौकरी करने के बाद उसको मन होता है कि हम नगर परिषद का चेयरमैन बने, तो वह त्रिवेणीगंज नगर परिषद की पहला मुख्य पार्षद बन जाती है। और दुर्भाग्य है, जब इस मामले का हमने खोजबीन किया, पता तो तब चला जब विशेष गहन परीक्षण भारत निर्वाचन आयोग की दिशा पर चला गया और 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम नहीं था मतदाता सूची में, चूंकि इनके माता पिता भी नेपाल के रहने वाली है, इनका नाम नहीं था, इसलिए जब इनसे मांग किया गया कि आप भारत के नागरिक कैसे हैं, आप प्रमाण दीजिए, तो ये संगीता कुमारी यादव भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दे सकी और उसके बाद इसका नाम डिलीट कर दिया गया मतदाता सूची से। विधानसभा में ये मत भी नहीं गिरा सके। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है अनिल सिंह के द्वारा, वो पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो न्यायालय जा सकते हैं और मुझे न्यायालय का रिजल्ट पे पूरा भरोसा है। जी, आरोप लगा है जो फर्जरी का कर आप नौकरी भी 7 साल किए हुए हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं एक ही वर्ड में बोली हूँ कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, संगीता यादव को लेकर के अब खबर ये मिल रही है कि एक सर्टिफिकेट पर 2 लोगों को नौकरी मिली है और SIR में भी संगीता यादव के नाम कटने की खबर है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, आखिर मामला क्या है? देखिए, सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी की बात सामने आई है कि एक सर्टिफिकेट और 2 नौकरियां, ऐसा ये बिहार में पहला मामला होगा और सरकार के लिए एक बड़ा ये संदेश भी है कि 2014-15 के काल में जो बहाली हुई थी उसमें इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये परत खुलने लगी है और इनके मामले में ये सामने आया है कि संगीता कुमारी यादव जो नेपाल की निवासी हैं और उनका वहां से बाकायदा एक नागरिकता प्रमाण पत्र भी जारी सामने आया है जिसमें वो सूरत लाल यादव की पुत्री बताई जाती हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेट उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी में लगाया था उसमें उनके पिता का नाम महेंद्र यादव था और इस तरीके से उनका ये फर्जी सर्टिफिकेट ओरिजिनल था लेकिन फर्जी काम करके नौकरी लेने की बात सामने आई। दूसरी बात यह है कि SIR में ये अपनी बात को पुष्टि नहीं कर पाई कि वो भारत की नागरिक हैं या नहीं है, क्योंकि 2003 से पहले उनके पिता का कोई भी रिकॉर्ड भारत में नहीं है। वो नेपाल की नागरिकता रखती है और भारत में उनकी शादी हुई है, लेकिन जिसके बाद SIR में उनका नाम भी कट गया है और फिलहाल कहा जा सकता है कि विदेशी नागरिक होने के नाते वो नगर परिषद त्रिवेणीगंज की चेयरमैन बनी हुई है और इतनी बड़ी फर्जी जो बात सामने आई है नौकरी के नाम पर, इसकी एक सघन जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार में इस तरह की कई नौकरियां हुई होंगी जिसमें सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल है लेकिन लोग फर्जी हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। सर्दी का सितम बिहार में जारी है और आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड में बिहार जो है ठिठुर रहा है। घने कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और आपको बता दें कि कोल्ड वेव को लेकर के अब कह सकते हैं कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर ठंड का रिकॉर्ड भी टूट गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बिहार में अभी और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, यानी कि मौसम विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी ठंड से राहत लोगों को नहीं मिलने वाली है, अभी ठंड और सताएगी। तो देखिए यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में ठंड का सितम जारी रहेगा। बर्फीली हवा अगले 5 से 6 दिनों तक लोगों को परेशान करती रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक भागलपुर जिले का न्यूनतम तापमान जम्मू से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है। पटना समेत बिहार के लगभग सभी जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। ठंड का सितम जो है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों तक भी यूं ही ठंड का प्रकोप जो है वो चलता रहेगा। बर्फीली हवाएं जो हैं वो अपनी रफ्तार से बहती रहेगी और धूप की हालांकि बात करें तो दिन में धूप जो है वो जरूर दिखेगी, सूर्य जो है वो खिलेगी निकलेगी, मगर धूप का असर जो है वो इस ठंड के प्रकोप पर अधिक नहीं होगा। ठंड हवा जो है, बर्फीली हवाएं जो है वो लोगों को परेशान करती रहेगी
और जो जानकारी मिली है मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 से 6 दिनों तक यूं ही बर्फीली हवा का जो कह सकते हैं कहर जारी रहेगा। लगातार जो है मौसम विभाग वो लोगों से जागरूक कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि ठंड से बचने के तमाम उपाय आप करते रहिए, क्योंकि ठंड जो है उसका सितम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 से 6 दिनों के बाद हल्के जो है मौसम में बदलाव नजर आएंगे। तापमान की बात करें तो अगले 3 दिनों के बाद मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है वो न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और गिरावट देखने को मिल सकती है। बताते ये भी चले कि बिहार का जो भागलपुर जिला है वहाँ पे न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और जम्मू से भी अधिक जो ठंड है वो भागलपुर में न्यूनतम तापमान के तौर पर देखने को मिल रहा है। वहाँ बर्फीली हवाएं जो है वो सबसे ज़्यादा अपना असर दिखा रही है। बात अगर राजधानी पटना की करें तो यहाँ भी दिन चढ़ने के साथ जो है वो धूप जरूर निकलती है, मगर धूप का असर जो है वो गुनगुनी धूप जो है वो लोगों को राहत नहीं दे पा रही है, क्योंकि बर्फीली हवाएं जो है वो लगातार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और इस कारण से लोग जो है वो ठंड से ठिठुर रहे हैं और ये हालत जो है वो अगले 5 से 6 दिनों तक यूं ही बनी रहेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात करते हैं गोपालगंज की। गोपालगंज में देखिए ठंड प्रचंड है। पछुआ हवा चलने से न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है। सड़कों पर निकलने वाले राहगीर अलाव का सहारा ले रहे हैं। रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले लोग परेशान हैं, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। व्यवसाय पर भी ठंड का असर पड़ा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट होने की संभावना जताई है। कनकनी बढ़ गई है, खासकर बाइक चलाने वाले लोग हो या फिर रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले जो लोग हैं उनकी परेशानी इस कड़ाके की ठंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ चौक चौराहों पर नगर परिषद की ओर से जलाए गए अलाव का लोग ठंड से बचने के लिए सहारा भी ले रहे हैं। ये गोपालगंज के पोस्ट ऑफिस चौक की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त लोग जो है मॉर्निंग वॉक में निकले हैं और कई ऐसे कामकाजी लोग हैं जो रोजमर्रा के कामकाज पर निकले हुए। लेकिन जिस तरह से ठंड पड़ रही है तो इस ठंड में भी लोग जो है चौक चौराहों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बच सके। वहीं गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा ने ठंड को देखते हुए 8 जनवरी तक 8वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने का निर्देश दिया, यानी कि शैक्षणिक गतिविधियां जो है वो बंद रहेगी। सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो गया है, इसलिए बच्चे लोगों को बहुत परेशानी है स्कूल जाने में और इस ठंड के कारण घर से कोई निकल नहीं रहा है और सभी काम में बाधाएं पड़ रही हैं। व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है क्या? बहुत ज़्यादा व्यवसाय पर असर है, मार्केट में लोग नहीं आ रहा है ठंड के कारण। ठंड में क्या परेशानी हो रही है? काम धाम मिल पा रहा है? काम धाम नहीं हो रहा है। क्या काम करते हैं? काम यही लेबर वाला काम करते हैं। लेबर वाला काम करते हैं। ठंड ज़्यादा है, काम नहीं मिल पा रहा है, तो घर का खुराकी कैसे चल रहा है? चल जाता है, कर्ज लेकर परेशानी है ठंड में ना। जो रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले खासकर मजदूर हैं उनकी इस कड़ाके की ठंड में परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है और कर्ज लेकर परिवार का भरण पोषण करना पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले समय में तापमान में और भी गिरावट होगी और तापमान 6 डिग्री तक जा सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। भागलपुर और आसपास के जिलों में देखिए लोगों को प्रचंड ठंड के साथ शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। गिरते तापमान और पछुआ हवा में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। पिछले 1 हफ्ते से कोल्ड वेव की स्थिति वहां पर बनी हुई है। भागलपुर का सबौर सीजन का सबसे ठंडा जगह रहा, जहां तापमान 4.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। पूरे बिहार के साथ भागलपुर में भी लोगों को प्रचंड ठंड और शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह सुबह सिल्क सिटी भागलपुर घने कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। घना कोहरा छाया है और जो हवा है पछुआ वो चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर का प्रकोप है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह से भागलपुर और आसपास के जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है, लिहाजा लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। मौसम बदला है, कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अभी तो मैं ट्यूशन जा रहा हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। शीतलहर बहुत तेज चल रही है और ऐसा मतलब जो रोजमर्रा के काम वाम करने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ, ठंडी हवा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी बढ़ गई और ठंड हवा बहुत तेज चल रही है। परेशानी बढ़ाई है, परेशानी बहुत तेज बढ़ाई है।
हाँ, दिक्कत हो गई है। हाँ, हाथ वाथ पूरा मतलब कनकनी वाला ठंड है। मतलब लोगों को अगर थोड़ा सा इरेस्पॉन्सिबल हुए लोग तो उन लोगों को फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम झा। चलिए इस और तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है और जिस तरह से ठंड में बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में जो लोगों की दिनचर्या है वो प्रभावित हुई है और सड़कों पर जो आवाजाही है लोगों की वो कम हुई है, क्योंकि ठंड के वजह से लोग अपने घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने भागलपुर सहित जो आसपास के जिले हैं बांका और मुंगेर, यहाँ पर भी ठंड और शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी की है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोहरे का असर रेल के परिचालन पर भी बदस्तूर जारी है। राजधानी, संपूर्ण क्रांति, दुर्ग, बिहार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन आज भी घंटों देर से चल रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति जो है वो भी 2 घंटे लेट है। 12:392 नई दिल्ली राजगीर संजीवी 2 घंटे लेट है। 12:304 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वाध जो है वो 3 घंटे लेट है। 20:52 जो है वो आनंद विहार अगरतला वो भी 3 घंटे लेट है। 13:287 दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस जो है वो 6 घंटे लेट है। 22:362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत जो है वो 3 घंटे लेट है। 20:802 जो है नई दिल्ली इस्लामपुर मगध जो है वो 4 घंटे लेट है। अगर हम बात करें 15:945 की लोकमान्य डिब्रूगढ़ जो है वो आधे घंटे यानी कि 30 मिनट लेट है। इसी तरह से अगर बात करें तो कई और ट्रेनें जो है वो घंटों विलम्ब से चल रही है। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो है वो सबसे अधिक जो ट्रेन लेट है वो है 13:287 दुर्ग आरा साउथ बिहार, ये 6 घंटे विलम्ब से चल रही है। तो कह सकते हैं कि कोहरे का असर जो है वो अभी भी भारतीय रेल के परिचालन पर देखने को मिल रहा है। ट्रेनें जो है अत्यधिक ट्रेनें राजधानी, संपूर्ण क्रांति, डिब्रूगढ़ राजधानी के साथ साथ अगर बात करें आरा दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस की, तो ये घंटों विलम्ब से चल रही है और इस चलते जो है यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। क्योंकि एक तरफ बर्फीली हवाएं जो हैं वो लोगों का जीना दुभर कर रखी है, वहीं दूसरी तरफ ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है यात्रियों को प्लेटफॉर्म पे आकर के। तो ऐसे में यात्री जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और वो भी यात्री जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन के विलम्ब होने के कारण जो है वो भी खासी परेशान होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, पीएम मोदी ने साझा की तस्वीर। सोमनाथ मंदिर के दौरे की तस्वीर, पिछले यात्रा की तस्वीर जो है वो साझा की है। सोशल मीडिया एक्स पर ये तस्वीर साझा की गई है। आज से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और ऐसे में सोमनाथ मंदिर के दौरे की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है। देखिए ये पुरानी तस्वीर है और पुरानी तस्वीर को यानी कि पिछले यात्रा की जो तस्वीर है वो साझा की गई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये तस्वीर पिछली यात्रा की साझा की गई है और केवल एक तस्वीर नहीं है, कई ऐसे तस्वीर हैं जो कि प्रधानमंत्री ने शेयर किए हैं। मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे और ऐसे में सोमनाथ मंदिर जाने की भी खबर मिल रही है कि पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर जाएंगे।